हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम मौर्यन आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने मौर्य एम्पायर के बारे में देखा, किस तरीके से मौर्य एम्पायर जो है एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ पे कौन कौन से किंग्स थे और एक पर्टिकुलर क्या क्या एम्पायर में क्या क्या चीज़ें चल रही थी। इस वीडियो में हम मौर्यन आर्ट एंड कल्चर को देखेंगे। इसमें सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। इसमें आपकी आर्ट एंड कल्चर की क्लास 11 की एनसीईआरटी उसको भी इंक्लूड किया गया है, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से पिक्टोग्राफिक बनाने की कोशिश करी है कि इसको बहुत इजीली तरीके से हम एक शॉर्ट नोट्स के थ्रू इसको रिवाइज कर सकें और इमेजेस के थ्रू अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा सकें। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि मॉडर्न एम्पायर है, मॉडर्न एम्पायर की आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में आज हम देखेंगे। मॉडर्न आर्ट्स जो है वो दो टाइप की थी, एक तो थी कोर्ट आर्ट और एक थी पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट जो है वो कोर्ट इनिशिएटिव्स के लिए बनाई जाती थी और पॉपुलर आर्ट क्या थी, वो इंडिविजुअल इनिशिएटिव थे, यानी कि व्यक्तिगत रूप से बनाई जाती थी। अब कोर्ट आर्ट में हम देखें तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें है कि कुछ प्लेसेस बनाए गए, कुछ पिलर्स बनाए गए, कुछ स्तूपास बनाए गए और जो पॉपुलर आर्ट है उसमें हम देखें तो कुछ केव्स बनाई गई, पॉटरीज मिली हैं और स्कल्पचर्स मिले हैं। तो सबसे पहले हम पैलेस देखेंगे तो कौन कौन से महल थे। तो उसमें सबसे पहले है एक तो 80 पिलर्ड हॉल था एक पाटलिपुत्र में, ठीक है। मैगस्थनीज ने इस चीज़ का वर्णन किया है। देखो यहाँ पे जो है इमेज दे रखी है इस तरीके से, ये जहाँ पे कुछ पिलर्स भी इस तरीके से दिए गए हैं, एक फेंसिंग टाइप की करी गई थी जिसमें वुडन वॉल्स के द्वारा क्या है ये सराउंडेड है। इसमें वॉल्स में वुडन वॉल्स होने के साथ साथ कुछ होल्स भी होते थे। देखो इस तरीके से वॉल के चारों ओर वुडन वॉल्स बनाई गई थी जिसमें कुछ कुछ होल होते थे। जो होल किस लिए यूज होते थे, ये होल्स यूज होते थे कि कभी वॉर हो जाए तो वॉर के समय जो है यहाँ से इजीली जो है तीर पास किए जा सके, ठीक है। इस तरीके से ये जो है यहाँ पे ये पैलेस है पाटलिपुत्र में, ठीक है। और यहाँ पे ही एक रॉयल असेंबली है कुम्भलहार में, जहाँ पर 80 पिलर्स की हॉल है, वहाँ वुडन फ्लोर और रूफ भी वुडन है। तो याद रखना ये पैलेस में मोस्टली किसका काम हो रहा है, तो मोस्टली हो रहा है वुडन का काम। पाटलिपुत्र में है एक पैलेस और कुम्भलहार में है एक असेंबली। तो पैलेस से रिलेटेड हमें ये दो चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं पिलर्स। पिलर्स में ये जो 4 पिलर दिख रहे हैं, पहले इनको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाइए, इन चारों पिलर की इमेज को। तो ये इंपॉर्टेंट 4 पिलर्स हैं। सबसे पहले यूपी के सारनाथ का स्तंभ, ठीक है। दूसरा है लौरिया नंदनगन बिहार में, ये पिलर पाया गया जहाँ पे एक सिंगल शेर है, यहाँ पे 4 शेर हैं। उसके बाद रामपुरवा बिहार में ये एक जेबू बुल का एक पिलर पाया गया है, ठीक है। और इसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। ये जो है इस तरीके का पिलर्स है। पहले आप 2 मिनट में इसको पूरे को अच्छे से इन चारों पिलर्स को अपने दिमाग में इमेज बिठाइए। रामपुरवा में है बैल वाला जो जेमू बैल है, ठीक है। और ये जो लौरिया नंदनगढ़ है वो कौन सा है, एक सिंगल शेर वाला है, 4 शेर वाला है सारनाथ में यूपी में। ये 2 हैं बिहार के और ये 2 हैं यूपी के, ठीक है। अब हम आगे चल के इन सभी के फीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पिलर्स में कितने टाइप के मिले हैं, स्तूपास कितने मिले हैं, केव्स कौन कौन सी हैं, पोट्रीज किस टाइप की हैं। तो एक बार हम यहाँ ब्रीफ में देख रहे हैं, आगे चल के हम इनके फीचर्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम पहले यहाँ प्रयाग प्रशस्ति को यहाँ क्लियर कर लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति यूपी में है, प्रयाग में, यूपी के प्रयागराज में। ये जो है स्टार्टिंग में कौसाम्बी में था, लेकिन अकबर ने इसको शिफ्ट कराया था इलाहाबाद में। तो यानी कि प्रयाग में किसने शिफ्ट कराया है, अकबर ने। इसको बनवाया था अशोक ने, लेकिन समुद्रगुप्त ने भी यहाँ पे अपने बारे में कुछ लिखवाया है और जहांगीर ने भी यहाँ पे अपने बारे में कुछ लिखवाया। ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि अशोका ने क्या किया था, इसको बनवाया था। ये उस समय कौशाम्बी में था, अकबर ने इसको शिफ्ट किया है प्रयाग में, और समुद्रगुप्त और जहांगीर इन दोनों के बारे में भी यहाँ पर कुछ कुछ लिखवाया गया है, जो जाहिर सी बात है इन दोनों ने ही अपनी प्रशंसा के लिए लिखवाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम रामपुरवा जो कि बिहार में है। ये वर्तमान में भी राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। ये जो है जेमू बेल, ये जो है जेबू बुल है, उसका जो है यहाँ पे ये मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड लोटस है, यहाँ पे कुछ कारीगरी करी गई है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ इंडो पर्सियन यानी कि भारतीय और फारसी जो आर्ट है उसका मिक्सचर में बनाया गया है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इन दोनों का डिस्कस हम डिटेल में आगे करेंगे। अब हम आगे स्तूपास देखते हैं। स्तूपास है। अब स्तूपास के बारे में एक चीज़ देखते हैं स्तूपा को लेके।
सो बुद्धिज्म में क्या होता है, बुद्धिज्म में स्तूपा किसको बोलते हैं, बुद्धिज्म में स्तूप उसको बोलते हैं कि जैसे भगवान बुद्ध थे और बुद्ध भगवान, तो उनके जो अवशेष थे उन अवशेषों को अलग अलग जगह पर क्या किया गया था, संरक्षित किया गया था। तो ये स्तूपा वही प्लेस है जहाँ पे उनके अवशेषों को रखा जाता है और यहाँ की पूजा की जाती है। अब स्तूपा और चैत्य और विहार ये तीन जो है टर्म्स हैं, जिसमें देखो विहार होता है कि भिक्षुओं के लिए बनाया जाता है, भिक्षुओं के रहने के लिए एक प्लेस बनाया जाता है, उसी विहार के अंदर ही चैत्य और स्तूप होते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। यहाँ पे चैत्य होते हैं, ये असेंबली टाइप की होती है, इसमें काफ़ी सारे पिलर्स होते हैं और उसी में एक साइड जाके स्तूप होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्तूपास के बारे में। सो स्तूपा में 4 स्तूप हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिसमें है मध्य प्रदेश में सांची स्तूप, दूसरा ही मध्य प्रदेश में भरहुत का स्तूप, और तीसरा है उड़ीसा में धौली शांति स्तूप, और चौथा है यूपी के सारनाथ में धमेक स्तूप। तो देखो यूपी में धमेक सारनाथ का स्तूप है और सारनाथ का पिलर भी है यूपी में, दोनों चीज़ याद रखनी है। ये इसी के साउथ में ही ये वाला पिलर पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये क्या है, ये सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, देखो इसमें जितनी ज़्यादा डिज़ाइन है उतनी यहाँ पर नहीं है भरूच के स्तूप में। और धौली स्तूप तो अलग ही पता चला, ये कुछ वाइट कलर में और इस तरीके से बना हुआ है। सो इन तीनों को अच्छे से इनकी इमेज दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए, जिसमें सांची का देखो बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव है, ये जो है भरूच का बहुत सिंपल सा है, और धौली स्तूप जो है ये है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुछ केव्स देखते हैं, ठीक है। सो केव्स में 2 केव्स हैं, जिसमें है बराबर की गुफाएं, यानी कि बराबर केव्स और नागार्जुन केव्स, ये दोनों केव्स हैं और ये जो है इनकी केव्स के अंतर्गत आती हैं। अगला हम देखेंगे पोट्री, यानी कि उस समय ये पोट्री किस टाइप की थी, इनकी पोट्री जो थी वो पोट्री नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर थे, यानी कि ये कुछ बर्तन मिट्टी के होते थे जो कि ब्लैक कलर से पॉलिश्ड होते थे। अब हम यहाँ पे स्कल्पचर्स देख रहे हैं कि उस समय मूर्ति निर्माण किस टाइप का था। तो उसके 2 एग्जाम्पल हैं, जिसमें ये दीदारगंज यानी कि बिहार में एक यक्षिणी की मूर्ति मिली है, और दूसरी जो है धौली के उड़ीसा के धौली में एक ये हाथी की जो है मूर्ति मिली है, जो कि एक रॉक में ही इसको गढ़ने की कोशिश करी, यानी कि रॉक में ही इसको काट छांट के बनाया गया है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने ये यहाँ पे एक ब्रीफ आइडिया लिया कि पैलेस कौन से थे, जिसमें हमने 2 चीज़ देखी है। कौन सी है, एक तो पाटलिपुत्र का पैलेस जो कि वुडन वर्क हो रहा है इन दोनों में, और कुम्भहार में एक रॉयल असेंबली, ठीक है। पिलर्स में ये 4 पिलर्स देखे, जिसमें से हमने रामपुरवा और प्रयाग प्रशस्ति दोनों को देख लिया है, बाकी सारनाथ और लौरिया नंदगढ़ को हम आगे देखेंगे। स्तूपास में ये 4 स्तूप हैं, ठीक है, जिनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। और केव्स जो है बराबर की गुफाएं, नागार्जुन की गुफाएं, इनको देखेंगे। और पॉटरी तो ये याद रखनी है नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है। स्कल्पचर्स में भी हम इन्हें आगे देखने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये सारनाथ का स्तंभ, ठीक है। सो कहाँ पे है ये, यूपी में। बनवाया किस लिए गया था, सो ये जो बनवाया गया था, ये बनवाया गया था बुद्ध का। यहाँ बुद्ध ने सारनाथ में क्या किया था, बुद्ध ने अपने सारनाथ में फर्स्ट क्या दिया था, अपना स्पीच दी थी, ठीक है। तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, स्पीच जो दी थी उसको क्या बोलेंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन, इसी को रिप्रेजेंट करता है ये सारनाथ का स्तंभ जो है। अब इस स्तंभ की फीचर्स के बारे में देखते हैं कि किस चीज़ को क्या क्या बोलते हैं। अब देखो ये जैसे स्तंभ है, ये यहाँ तक स्ट्रक्चर है, इसके नीचे ये लंबा स्तंभ होगा, जैसे कि देखो यहाँ, एक सेकेंड, ये नीचे और लंबा स्तंभ होगा, जिसमें जो नीचे का पिलर है और ये ऊपर कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये लॉइंस की स्ट्रक्चर बनी हुई है। जो नीचे का स्ट्रक्चर है, जैसे कि मान लो ये वाली स्ट्रक्चर है, इसके नीचे ऐसे लंबा पिलर होगा, ये जो लंबा पिलर है इसको बोलते हैं शाफ्ट। क्या बोलते हैं, शाफ्ट। और ऊपर की ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल रहे हैं, कैपिटल, ठीक है। 2 चीज़ ध्यान में रखनी है, इसके नीचे का पिलर उसको बोलेंगे शाफ्ट, और ये जो इतनी स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैपिटल, ओके। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, वो ये कि देखो यहाँ पे इन्वर्टेड जो है क्या है, लोटस है, यानी कि एक लोटस है वो उल्टे फॉर्म में बना हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छी कारीगरी करी गई है, ठीक है। इसके ऊपर एक इस तरीके का कुछ राउंड टाइप का है, जिसपे कुछ ये जो है चक्र बना हुआ है, कुछ व्हील टाइप का है, और इस पे कुछ एनिमल्स बन रहे हैं। ये जो इतनी स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अबैकस। क्या बोलेंगे, अबैकस, ठीक है। अब इस अबैकस में ही एक व्हील बना है, जिसमें क्या है, जिसमें 24 जो है ये इस तरीके से क्या है, ये तीलियां बनी हुई हैं। ये ही हमारे किस में है, फ्लैग के बीच में जो है यही चक्र पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें एनिमल्स हैं, और एनिमल्स साउथवर्ड डायरेक्शंस में मूवेबल फॉर्म में है, याद रखना है। ये किस फॉर्म में है, मूवेबल फॉर्म में जो है इनको दिखाया गया है, जिनमें 4 एनिमल हैं। अब हम यहाँ देखते हैं ये 4 एनिमल कौन से हैं, जिसमें देखो एलिफेंट और ये बुल तो सामने ही दिख रहे हैं, एलिफेंट और बुल। बाकी इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो वहाँ पे हॉर्स और लॉइन। सो ये 4 हैं, इनको
यदि हम याद करने की ट्रिक देखें तो बैल एच से भी कर सकते हैं। सो बी से है बुल, ई से एलिफेंट, एल से लॉयन और एच से है हॉर्स। तो ये 4 एनिमल जो है इस अबेकस पे प्रिंट है। बीच में ये जो है व्हील है जिसमें कि 24 तीलियां हैं और ये जो है गतिमान मुद्रा में बने हुए हैं। ठीक है, अब हम शेरों को देखते हैं। सो ये 3 तो यहाँ दिख रहे हैं लेकिन 4 शेर हैं, इसमें एक पीछे की साइड है। ठीक है, इनकी जो शेर है वो दहाड़ती हुई अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? दहाड़ती हुई अवस्था में है। और ये जो है इनके जो बाल इस तरीके से बने हुए हैं ये बहुत ज़्यादा घुंघराले हैं। हमें इनके फीचर्स पे भी ध्यान देना है। ठीक है, क्या पता आगे क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो जाए। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पिलर है यानी कि ये जो सिंह स्तंभ है सारनाथ का, ये अपने नेशनल एम्बलम के तौर पे जो है यूज किया जाता है। इसमें क्या है? सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये देखा। आगे हम देखते हैं यहाँ पे सांची का स्तूप। ठीक है, सांची कहाँ है? सो मध्य प्रदेश में है सांची, जो यूनेस्को सांची स्थल को ये किस में आता है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। अब हम एक बार इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब हम इसके बारे में देख रहे हैं। तो इसको बनवाया किसने था? इसको अशोक ने बनवाया था ब्रिक्स के द्वारा। ब्रिक्स लगवा के इसको क्या किया? बनवाया गया। लेकिन बाद में शुंगा टाइम पे आके यानी कि जो शुंग वंश था वहाँ पे उन्होंने सैंडस्टोन के थ्रू इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करी। फिर जो सतवाहनास थे उन्होंने भी कार्व्ड गेटवेज बनवाए जिन पर जातक स्टोरीज बनी हुई है। ये जो गेटवेज वगैरह है ये किसने बनवाए? सतवाहनास ने। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? सांची स्तूप से रिलेटेड कौन कौन अशोक है यानी कि मौर्य भी है जिसमें मेनली अशोक ने बनवाने का काम किया था। शुंगास भी हैं और सतवाहनास भी हैं। ठीक है, तो याद रखना है। यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स एनिमल्स बने हुए हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ और याद रखनी है जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। सांची में काफ़ी सारे स्तूप्स बने हुए हैं जिनमें से देखो 3 स्तूप जो है मेन है। इनको देखो 3 स्तूप मेन है जिसमें पहला स्तूप जो है उसमें बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं और यह नक्काशी के लिए फेमस है और सबसे पुराना है यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो सेकंड स्तूप है उसमें क्या किया गया है? उसमें जो बुद्ध के बाद के लोग आए थे उसमें 10 अहर्तों के अवशेष रखे गए हैं जो एक ही पीढ़ी के नहीं है, अलग अलग जनरेशन के हैं, उनके रखे गए हैं। ठीक है, थर्ड स्तूप जो है उसमें सारीपुत और महामोगलयान के अवशेषों को रखा गया है। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो सांची का स्तूप है ये ओल्डेस्ट है या ये किस लिए फेमस है? ये जो इस पर नक्काशी की गई है ये इसके लिए फेमस है और ये ओल्डेस्ट है। लेकिन एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये जो सांची का स्तूप है ये ओल्डेस्ट तो है बट इससे भी ज़्यादा पुराने टाइम की जो वेदिका है किसकी? सेकंड स्तूप की जो वेदिका है उस पर जो कुछ आकृति बनाई गई है, कुछ शेप्स जो फॉर्म की गई हैं वो इस स्तूप से भी पुरानी है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। अब हम इसकी कुछ स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं किस टाइप से है। सो देखो ये है स्तूप। ठीक है, स्तूप के ऊपर के ये जो यहाँ पे कुछ पोर्शन है उसको हर्मिका बोलते हैं और ये रिप्रेजेंट करती है 3 पिटकों को बुद्धिज्म के, जिसमें है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बाकी के ऊपर की 3 की जो है इसको छतरी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? छतरी। ये जो है इस तरीके का गोल इसको क्या बोलेंगे? इसको अंड बोलते हैं। और इस तरीके से ये जो फेंसिंग लग के कुछ एक रास्ते से बन रहे हैं इसको बोलेंगे प्रदक्षिणा पथ। ये इस तरीके से है, अंदर जो दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा। ये फेंसिंग है जिसको वेदिका बोल रहे हैं और ये चलने की जो रास्ता बना हुआ है इसको प्रदक्षिणा पथ बोल रहे हैं। तो ये ऊपर भी बना हुआ है यहाँ और नीचे भी बना हुआ है। यहाँ पे ये जो गेट बने हुए हैं इसको बोलते हैं तोरण। अब याद रखना है गेट में ये 2 पिलर ऐसे हैं और 3 जो है इस टाइप से बने हुए हैं। ठीक है, अब ये जो पिलर्स हैं यहीं इन्हीं पिलर्स पे जो है एक किसकी मूर्ति बनी हुई है? ये शाल मंजिका की मूर्ति बनी हुई है इन्हीं पिलर्स पे। जैसे कि ये पिलर है ऐसे करके, इसी पे कौन है? ये एक लेडीज है जो कि देखो ये प्लांट फॉर्म दिखाया गया है यहाँ पे, ये प्लांट है इस तरीके से और इस प्लांट पे ये इसकी दोनों बाजू ऐसे लटकी हुई हैं। ठीक है, पकड़ रखी हैं या ये लटक रही, इसने यहाँ से ये दो पकड़ रखी है और ये इधर फंस रहा है इसका हाथ। सो हमें क्या याद रखना है कि सांची के स्तूप में एक शाल मंजिका है, उसकी स्ट्रक्चर जो है ये दिखाई गई है। ये किस फॉर्म में है? तो संरक्षक आकृति के फॉर्म में ये यहाँ पिलर्स पे जो है इसको यहाँ गढ़ा गया है इसको। ठीक है, याद रखेंगे। अब ये जो हम बोल रहे हैं ये जो फेंसिंग लगी हुई है इसको क्या बोल रहे हैं? इस तरीके से ये जो लगी इसको वेदिका बोलते हैं। इसको हमने देखा तोरण बोलते हैं। इन्हीं पे काफ़ी सारी जातक कथाएं वगैरह जो हैं। अब हमें एक चीज़ देखनी है, ये जो तोरण है इसके बारे में चीज। सबसे पहले ये जो तोरण बनाया गया था वो कौन सा बनाया गया था? वो साउथ की साइड का तोरण जो है सबसे पहले बना था। ठीक है,
साउथ की साइड का तोरण जो है प्रवेश द्वार ये सबसे पहले बना था, साउथ की साइड का, ठीक है। अगला है ये जो प्रदक्षिणा पथ है, ये सांची के स्तूप की एक बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है, क्योंकि ऐसा प्रदक्षिणा पथ ये जो है कहीं और नहीं मिलता। किसकी बात कर रहे हैं, ये जो है, एक सेकेंड, हम बात कर रहे हैं इस प्रदक्षिणा पथ की। ये प्रदक्षिणा पथ किसी और उसमें नहीं मिलता है, किसी स्तूप में नहीं मिलता, ठीक है। बुद्धिज्म को यहाँ पे, सॉरी, बुद्धा को यहाँ पे जो है किस फॉर्म में दिखाया गया है, उन्हें जो है यहाँ पे खाली सिंहासन पर प्रतीकात्मक फॉर्म में दिखाया गया है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं ये जो तोरण है, इन तोरण के बारे में एक स्पेशलिटी ये है, यानी कि हर एक तोरण पे जो आकृतियाँ हैं, जो शैलियाँ हैं बनाने की, वो अलग अलग टाइम पीरियड की नज़र आती हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये समझें कि इन पे अलग अलग टाइम पीरियड में जो है काम किया गया है, ठीक है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे देख ही लिया कि हाँ, ये स्ट्रक्चर को इसको मेधी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि अंदर इन पे यहाँ पे ये जो फॉर्म हो रहे हैं, इस तरीके से ये जो आकृतियाँ बन रही हैं, इन आकृतियों के बारे में एक चीज़ देखते हैं कि ये जो आकृति है, इसमें देखो शेप जो है काफ़ी छोटा है, छोटा छोटा शेप है, लेकिन छोटे शेप के बाद भी बहुत अच्छी फिनिशिंग, ये जो है एक बहुत मूर्तिकला की कुशलता को दर्शाता है। ये काफ़ी सारा क्राउडेड एरिया है, इनकी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ सी है, काफ़ी जगह बनी हुई है, और इनमें जो इनके बीच स्पेस है काफ़ी कम स्पेस दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है इन जातक कथाओं के बारे में। जातक कथा क्या होती है, भगवान बुद्ध से रिलेटेड कथाएं हैं, ठीक है। ये यहाँ पे शालमंजिका की मूर्ति दी है, ये तोरण का ही हिस्सा है जहाँ पे अलग अलग जो है चीज़ें बनाई गई हैं। सो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा सांची स्तूप। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है भरूच का स्तूप। ये भी मध्य प्रदेश में है, भरूच का स्तूप। अच्छा, अब पीछे का स्तूप देखा था, देखो कितना ज़्यादा डिज़ाइनदार है ये, और ये क्या है, थोड़ा सिंपल वे में है, ठीक है। इसको भी अशोक ने बनवाया था, लेकिन शुंगास ने यहाँ भी इस पर आगे चल के काम करने की कोशिश करी है, ठीक है। यहाँ की एक चीज़ ध्यान रखनी है, लकड़ी के जो दरवाजे हैं उन पर पत्थर की चीज़ें बनाई गई हैं। इसकी रेलिंग्स जो है किसकी बनी है, देखो यहाँ क्या याद रखना है, इसकी जो रेलिंग्स हैं, रेलिंग्स किसकी बनी हुई है, रेड सैंडस्टोन की, किसकी, रेड सैंडस्टोन की बनी हुई है। और ये जो है कहाँ से बाहर निकली हुई है, प्रवेश द्वार से क्या है, थोड़ी थोड़ी बाहर निकली हुई है, ठीक है। अब भरूच स्तूप का बाहर एक हैवी जो है स्टोन बॉर्डर भी है, जिसको कोपिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोपिंग, ठीक है। इसकी रेलिंग्स पर यक्ष, यक्षिणी, बुद्ध धर्म, अनेक देवताओं, अन्य देवताओं की भी नक्काशी की गई है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट याद रखना कि ये चीज़ याद रखनी है इसकी, कि यहाँ पे लकड़ी के द्वारों पर पत्थर की प्रतिक्रिया है, ठीक है। और ये किस में बनी हुई है, ये रेड सैंडस्टोन में बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन, ठीक है, याद रखना है। आगे हम देखते हैं धौली का, ठीक है। धौली का स्तूप है, इसको भी अशोक ने बनवाया था। अशोक ने जो है कलिंग वॉर की समाप्ति के लिए इस स्तूप की नींव रखी। और ये जो है यहाँ पे भगवान बुद्ध की जो है वो कैसी हैं, 4 विशाल मूर्तियां हैं, और काफ़ी सारे जो हैं उनके जीवन के प्रसंग हैं, उन्हें किसमें, पट्टियों पर उकेरा गया। तो याद रखना है कितनी है, 4 विशाल मूर्तियां, ठीक है। याद रखना है कलिंग वॉर की समाप्ति के लिए, जो उड़ीसा से, तो वैसे भी याद रखिएगा, उड़ीसा को क्या बोलते हैं, उड़ीसा को कलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कलिंग वॉर की समाप्ति के बाद जो है यहाँ पे बनाया गया था। अगला है धमेक स्तूप, ये कहाँ है, सारनाथ में, यूपी में, ठीक है। इसको देखो, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्तूप है, ठीक है। देखो यही वो हम बोलते हैं कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, प्रथम उपदेश दिया था। लेकिन सारनाथ में भी कौन सी जगह है, वो इसी स्थान पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, इस चीज़ को याद रखना है। यही वो स्थान है, कौन सा है, धमेक। तो धमेक में प्रथम अपना उपदेश दिया था। और ये इन्होंने यहाँ पे भगवान बुद्ध ने क्या बताए थे, 8 फोल्डिंग पाथ्स। 8 फोल्डिंग पाथ्स मतलब निर्वाण की ओर ले जाने वाले 8 फोल्डिंग पाथ्स के बारे में यहाँ पर भगवान बुद्ध ने बताया था। ये जो प्लेस है इसको मृगदया वनम भी बोलते हैं। मृगदया वनम का मतलब क्या है, सेंचुरी फॉर एनिमल्स, ठीक है, पशुओं के लिए अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। सो ये इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ केव्स के बारे में देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है बराबर की केव्स। कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। ये जो केव है यहाँ पर 4 केव्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें है लोमश ऋषि की केव, सुदामा केव, विश्वामित्रा और कर्ण चौपारा केव्स। ये 4 केव्स हैं, ठीक है। इन चारों केव्स में जो सबसे पुरानी है वो सुदामा केव है, और लेटेस्ट और बेस्ट जो है वो लोमश ऋषि की केव है, ठीक है। यहाँ पे ही एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जहाँ पर अशोक ने स्वयं को क्या बोला है, प्रियदर्शी राजा बोला है, ठीक है। आगे हम देखते हैं नागार्जुन की हिल्स, जो कहाँ है, बिहार में है, इस तरीके से है, तो याद रखनी है।
अब यहाँ पे जो है वो नागार्जुनी हिल्स में 3 हिल्स हैं, जिसमें है वदती का कुभा, वपी का कुंभा और गोपी का कुभा। ये तीनों कहाँ पे, यहीं पे हैं। उसके बाद यहाँ पे देवनाम प्रिय दशरथ, यानी कि कौन थे, ये अशोक के बेटे थे। उन्होंने ये जो है आजीवक मॉन्क्स को नागार्जुनी केव्स जो है दिए हैं। किसको दिए हैं, आजीविका, आजीवक एक संप्रदाय था, उन्हें जो है अशोक के बेटे ने उन्हें ये दान दिए। ठीक है, गोपी जो केव है, ये वाली जो गोपी केव है, इसका लार्जेस्ट चैम्बर है। क्या है, लार्जेस्ट चैम्बर है, और उसकी पॉलिश्ड वॉल है और वेल पॉलिश्ड फ्लोर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। आगे हम देखते हैं पांडव लेनी नासिक में है, ये भी हिल्स हैं। ये स्टार्ट तो हीनयान के लिए हुई थी, लेकिन बाद में महायान की भी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हमने 3 केव्स देखी, बरावर केव्स, नागार्जुनी केव्स, दोनों ही बिहार में है, और है पांडव लेनी हिल्स जो कि नासिक में है। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्कल्पचर्स देखते हैं कि मॉडर्न टाइम में किस टाइप की जो है मूर्तिकला चल रही थी। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट फेमस है, देखो एक चीज हमें और याद रखनी है। हाँ, देखो एक चीज हमें यहाँ ये देखनी है, तो 6th BC का टाइम है, बुद्धिज्म जैनिज्म का राइज हो रहा है। बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों को श्रमण परंपरा बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है कि श्रमण, एक सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है। श्रमण परंपरा किसको बोलेंगे, श्रमण मतलब ऐसे लोग, ऐसे कम्युनिटी के लोग या ऐसे धर्म के लोग जो वेदों को नहीं मानते बल्कि आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार पर अधिक बल देते हैं, उन्हें श्रमण परंपरा कहा जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये देखो 1500 से 600 के टाइम पीरियड के बीच वैदिक टाइम चल रहा है, जिसमें अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक टाइम आ रहा है। लेटर वैदिक टाइम में हमने देखा कि काफ़ी सारे क्या हो रहा है, कर्मकांड बढ़ रहे हैं, ब्राह्मणवाद बढ़ रहा है, जिसमें बलि प्रथाएं अधिक बढ़ रही हैं। संस्कृत बोलते हैं सब लोग, जो कि आम लोगों के लिए पहुंच पाना आसान नहीं है। ठीक है, फिर 600 जो है ईसा पूर्व में, यानी कि 600 BCE में जो है महाजनपदास का उदय हो रहा है। धीरे धीरे मगध स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और इसी बीच में नंदा डायनेस्टी होती है। नंदा डायनेस्टी के बाद 323 से 185 के बीच मौर्य टाइम आता है। और मौर्याज में अशोका के टाइम पे अशोका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बुद्धिज्म को, क्योंकि कलिंग वॉर के बाद अशोका क्या करते हैं, बुद्ध धर्म को अपना लेते हैं, और ये इस श्रमण परंपरा को क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ क्यों हमने ये चीज़ देखी, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में देखो बुद्धिज्म जैनिज्म तो चल ही रहे हैं, बस इसके अलावा यक्ष यक्षिणी इनकी भी पूजा चल रही है। ये जो है बुद्धिज्म से पहले से इनकी पूजा होती आ रही है, उनके बाद भी होगी, लेकिन आगे जाके ये बुद्धिज्म में ही मिल जाते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, सो अभी हम क्या देख रहे हैं, बुद्धिज्म यक्षिणी की कहाँ की मूर्ति देख रहे हैं, तो हम दीदारगंज की देख रहे हैं, बिहार में। लेकिन उसके अलावा और भी प्लेसेस पर यक्ष यक्षिणी की मूर्ति पाई गई है, जिसमें पटना, मथुरा, विदिशा पाई गई है। मथुरा के परखम में यक्ष की मूर्ति पाई गई है, ये भी ध्यान रखना है। तो इन प्लेसेस पर भी यक्ष यक्षिणी की मूर्ति पाई गई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं इसकी यक्षिणी की स्कल्पचर को। पहले इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो देखो ये है, ऊपर नेक्ड है, ये नीचे कुछ पहन रखा है, नीचे क्लोथ पहन रखा है, यहाँ पे बीच में इस तरीके से ये बना हुआ है। इसकी गर्दन जो है छोटी है, सर पे भी कुछ ज्वेलरी पहन रखी है, यहाँ पे एक चौरी ले रखी है, इसको चामर बोलते हैं, इसीलिए इसको चौरी बियरर भी बोलते हैं। वो किस हैंड में, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड जो है इसका टूटा हुआ है। गले में एक जो है नेकलेस टाइप की चीज़ पहनी हुई है। इसका पेट जो है वो थोड़ा बाहर निकला हुआ दिखता है। ये जो सरफेस हम देख रहे हैं काफ़ी चमकदार पॉलिश्ड दिख रही है, तो इसकी सरफेस जो है बहुत पॉलिश्ड है। ठीक है, और ये जो है इसने पैरों में भी कुछ भारी जो है वजन की कुछ ज्वेलरीज पहन रखी हैं। ठीक है, और यदि हम इसको पीछे से देखें तो इसका ये बैक पोर्शन है, तो यहाँ पे नेक्ड जो है इसकी पीठ है, हेयर बन बना हुआ है, यहाँ पे कुछ इसने कुछ ज्वेलरी वेयर कर रखी है, ये चौरी जो है पीछे ऐसे गिरी हुई है। ठीक है, और ये याद रखना इसका लेफ्ट हैंड ब्रोकन है। अब ये मूर्ति बनी किस मटेरियल की है, तो सैंडस्टोन की ये जो है मूर्ति बनी है। ठीक है, और पॉलिश्ड सरफेस है। यक्षिणी की पूजा हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म सभी धर्मों में होती थी, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, खुशी तथा उदारता को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो यहाँ हम देखें तो देखो इसने एक हाथ में कुछ बैंगल टाइप की स्ट्रक्चर भी पहन रखी है, जिस हाथ में चौरी है, यानी कि चौरी किस हैंड में, राइट हैंड में। सो इस राइट हैंड में इसने कुछ बैंगल लाइक ज्वेलरी भी पहन रखी है, इसने सर पे भी कुछ ज्वेलरी पहन रखी है, और कमर में भी कुछ ज्वेलरी नजर आती है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये है धौली एलिफेंट। इसकी मूर्ति कहाँ है, उड़ीसा में है, धौली में। ये वही स्थान है जहाँ पर जो है क्या है, वॉर जो है, वॉर के पास का एक मैदान है, वहाँ पर जो है इस एलिफेंट को दर्शाया गया है। ये एक सिंगल जो है
क्या है, रॉक है, उस रॉक को ही काट छांट कर इसको बनाने की कोशिश करी है। अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें वाइट का मतलब होता है, शिलालेखों का अंत जो है पाली भाषा में किस चीज से होता है, वाइट से होता है, ठीक है। सो ये भी बताते हैं कि व्हाइट एलिफेंट है, एरावत हाथी को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ देखा। अब हम यहाँ पे कुछ लिटरेचर्स देख रहे हैं, जैसे कि हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने सोर्सेज में, यानी कि अपने उसी क्लास की स्टार्टिंग सोर्सेज से करी थी, जिसमें हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं, लेकिन हम एक बार फिर देख लेते हैं। सो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा हुआ है, जिसमें स्टेट की पॉलिसी किस तरीके से होनी चाहिए, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में बताया गया है। अगला है भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, गुरु थे। इनका है कल्पसूत्र, बृहद्रवंश संहिता और वासुदेव चरित, ठीक है। मेगास्थनीज की इंडिका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लिटरेचर्स हैं जहाँ पे मौर्यन टाइम का कुछ कुछ जो है मेंशन मिलता है, जिसमें है विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षक, विशाख दत्त की, राजतरंगी, कलहण की और महाभाष्य पतंजलि की, दीपवंशम, महावंशम, दिव्यावदानम, ये सभी जो हैं इन सब में भी मौर्य टाइम के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ कुछ देखते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th आर्ट एंड कल्चर से जो है मैप लिया गया है, इंपॉर्टेंट मैप है, सारे मैप्स देखने हैं। तो यहाँ पे मौर्यन टाइम के क्या दिए गए हैं, मौर्यन टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट स्थल हैं उनको दिया गया है। हम एक बार रीड कर लेते हैं इनको। देखो यहाँ से है लंपका और कांधार, इस एरिया में मनचेरा, शाहबाजगढ़ी। लास्ट वीडियो में हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा था। यहाँ से क्या मिला है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आगे है तक्षशिला, यहाँ पे कलसी, कलसी से क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। तोपरा, मेरठ, ठीक है, यहाँ भी हम पढ़ चुके हैं इनको लास्ट वीडियो में। गिरनार, उज्जैन, लुम्बिनी, रामपुरवा, ठीक है, सारनाथ, पाटलिपुत्र, गुजारा, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पनगुरारिया, सोपारा, सन्नति, मस्की, ब्रह्मगिरी, येरागुड़ी, धौली, जोगाड़, ये सभी हो गए। अब हम यहाँ पे उन्हें हाईलाइट करते हैं जो थोड़ा कम सुने। रूपनाथ कम सुना है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद है पनगुरारिया, ये भी कम सुना है। उसके बाद है सन्नति, यहाँ पे मस्की सुनाई है, सोपारा भी कर लेते हैं, वैसे सुना है सोपारा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लंपका, लंपका हमने कम सुना है। मानसेरा, शाहबाजगढ़ी सुन लिया है ऑलरेडी, और ब्रह्मगिरी भी देखा ही है। गुजारा, कौशाम्बी है, गुर्जर है गुजारा, इसको देख लेते हैं। कौशाम्बी देखा ही है। सो इनको हम जो है कलसी, कलसी से भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इससे जो है क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है कलसी से, ठीक है। आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये वही धौली है जहाँ से क्या है एलिफेंट की मूर्ति मिली है। सारनाथ में क्या मिला है, सिंह स्तंभ जो है वो मिला है सारनाथ में, ठीक है। सो अच्छा, अब हम यहाँ पे जो हमारी एनसीईआरटी है क्लास 11th की आर्ट एंड कल्चर की, उसी में कुछ ये जो है प्लेस दिए गए हैं। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो जाए, पूछ लिया जाए कि ये किस स्टेट में आता है, एज स्टेट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे भी, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, देखो राजगृह है बिहार में, वैशाली है बिहार में, ठीक है। अलकप्पा, इसको याद रखना है, थोड़ा अलग नेम है, क्या है अलकप्पा, ये है बिहार में, ठीक है। यूपी का कुशीनगर पता ही है। आगे बिहार में और क्या है, और तो कोई नहीं है यहाँ पे जो है। हाँ ये है, देखो वेत दीव कहाँ है, बिहार में। पावा है यूपी में, कहाँ है पावा, यूपी में है, इसको भी याद रखना है, पावा यूपी में है। अगला है कपिल वस्तु और रामग्राम, ये कहाँ है नेपाल में, दोनों कहाँ है नेपाल में, रामग्राम और कपिल वस्तु। और पिप लिवान कहाँ है, ये भी यूपी में। तो इन्हें हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इन सब का नाम जो है एक बार आपकी आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी क्लास 11th में दिया गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम देखते हैं स्तूपास के बारे में, कि स्तूप पे जो है जो शिल्पकार होते हैं या जो कलाकार हैं जो बना रहे हैं स्तूपों को बनाने का काम करते हैं, उनका नाम जो है बहुत कम ऐसे स्तूप है जहाँ पर मिलता है, जिसमें कुछ एक्सेप्शन है। याद रखना है कौन से एक्सेप्शंस हैं। महाराष्ट्र में 2 जो है केव्स हैं, जिसमें एक पीतल खोड़ा केव और दूसरा है कोंडाने केव। इन दोनों केव में जो है नाम दिए गए। सो पीतल खोड़ा केव में एक कलाकार है जिसका नाम कान्हा है, उसका नाम दिया गया है। और इसी का शिष्य जो है कोंडाने लेक में, कोंडाने केव में बालक नाम है, उस नाम से जो है इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो है स्तूपास बहुत कम है जहाँ उन स्तूपों पे जो है नाम दिया गया हो, ठीक है। मर्चेंट्स हैं, कुछ मर्चेंट्स ऐसे थे जो चैरिटी यानी कि दान दिया करते थे, और मतलब स्तूपास के लिए, इंस्क्रिप्शंस के लिए दिया करते थे। सो सॉरी, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है ये, ठीक है, इंस्क्रिप्शन, ठीक
ठीक है। अब यहाँ पे मर्चेंट्स के बारे में देखते हैं। मर्चेंट्स क्या करते थे, जो दान देते थे तो उस दान देने के उपलक्ष्य में वो कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखवाया करते थे, उन पे अपने दान के बारे में और अपने प्लेस के बारे में भी बातें करते थे, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और रहेगी, राजस्थान में एक बैराट प्लेस है, यहाँ इसका भी नाम दिया गया है। अब देखो, हमने ऊपर मौर्यन पिलर्स पढ़े थे, यहाँ पे एक यहाँ पे टर्म दिया गया था मौर्यन पिलर में ही, जब हम आर्ट एंड कल्चर के एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, कि मौर्यन पिलर और आर्कीमेनियन या पर्शियन पिलर्स में कुछ डिफरेंस के बारे में। सो हम देखते हैं, तो मॉडर्न पिलर जो होते हैं उनकी सरफेस बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होती है, जबकि इनकी जो है कर्व्ड सरफेस होती है, ठीक है। ये मोनोलिथिक स्टोन के बने होते हैं, यानी कि एक स्टोन है उसी से ही बनाए गए हैं। यहाँ पे शार्प स्टोन के पीसेस होते हैं, उन्हीं को अलग तरीके से कारीगरी करके बनाया जाता है। ये काफ़ी सिंपल फॉर्म में होते हैं, और ये जो होते हैं ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पे जो लोटस बनता है कुछ डिफरेंट टाइप से बनता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ एक चीज़ और देखते हैं। मॉडर्न टाइम के जो पिलर्स हैं, देखो ऐसे पिलर है, उस पर फिर ये इन्वर्टेड क्या बना हुआ है, लोटस बना हुआ है। लोटस के ऊपर कोई भी जानवर की आकृति उकेरी गई है, ठीक है, कोई भी जानवर की आकृति है। तो इस टाइप के कुछ और भी हैं स्तंभ जो अभी बचे हुए हैं, तो इनका नाम देखते हैं। जिसमें एक बिहार में बसराह बखीरा नाम है, लौरिया नंदनगढ़ हम देख चुके हैं, रामपुरवा का हमने जो जेपू बुल का देखा था वो हमने देख ही लिया है। सो बिहार में है बसराह बखीरा, ठीक है। सो ये भी नाम ध्यान रखना है। यूपी में सारनाथ है, और यूपी में एक जगह और है सनकिशा, इसका भी नाम ध्यान रखना है, क्या है, सनकिशा। सो इन प्लेसेस को देखना है। ये जो है ये इस तरीके से एनिमल जो पाए जाते हैं उनके हैं। अच्छा, सो हमने यहाँ पे जो है कंप्लीट किया इस चैप्टर को। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आए हैं, उन्हें हम करने जा रहे हैं। देखो, जिसमें सबसे पहले है ये अशोक के बारे में, रानियों अशोक किस इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ था, आपको बताना है। रानियों अशोक किस इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ था, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको इन सभी के आंसर्स करने हैं, ठीक है। 2019 में पूछा गया है, आपके ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं। अगला है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस किससे संबंधित है, यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, वो बताना है। इसके बाद है कि कुछ मेजर रॉक एडिक्ट्स दे रखे हैं और उनकी स्टेट की लोकेशन दे रखी है। हमने पीछे बोला था ना कि अच्छे से याद करना है। धौली कहाँ है, उड़ीसा में, ये आपको दे रखे हैं, आपको बताना है इनका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय कौन से वंश जो है उस समय राज कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये किसी का एम्पायर दिया है, उनके नेम भी दिए हैं, और बताना है कि ये एम्पायर किसके टाइम पीरियड में था, ठीक है। सो आपने क्लासेस, दोनों क्लासेस, प्रीवियस क्लास और ये वाली क्लास बहुत अच्छे से करी है, तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाओगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमने आज जो है मॉडर्न एम्पायर को कंप्लीट किया। इन 2 वीडियोस में हमने मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड जो भी एम्पायर था और आर्ट एंड कल्चर थी वो कंप्लीट किया। इस आर्ट एंड कल्चर में आपको बहुत ही ईजी फॉर्म में और क्रिस्प वे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को दिया गया है, और आप इसके साथ प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की। If you find this video useful, then please like, comment, share and subscribe our channel, and thank you for watching.